नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, हमारी जो है रूपरेखा क्या है, किस विषय के बारे में बात करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं और यकीन मानिए कि आप अगर 15 अलग अलग शिक्षकों से मिलेंगे तो उनमें से 10 लोग आपको वो बात नहीं बताने वाले हैं जो आज मैं बताऊंगा। मतलब ये जो चीज़ है, इसको जो है जनरली हमारे टीचर्स जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। चलो ना भाई, इस टॉपिक का जो है वेटेज ज़्यादा नहीं है या इस चीज़ को समझने से कोई ज़्यादा खास फ़ायदा होता नहीं है। 5-6 पॉइंट ही तो हैं, याद कर लेना, ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं। लेकिन अगर आप अभिप्सा की टीम के साथ में जुड़कर हमारे साथ पढ़ाई करते हैं तो हम आपको तथ्यों के थ्रू जो है जानकारी देते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और आपको सही जानकारी रहे तो फिर स्थिति कैसी भी हो आप परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है और उसके बाद में जो है किस किस प्रकार के दो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो चुंबकत्व का परमाणुविक दृष्टिकोण है वो क्या है। एक परमाणु के लेवल में एक सिंगल एटम, सोचो कि हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि लोहा जो है या निकिल है या फिर कोबाल्ट है, ये सारे के सारे चुंबकीय तत्व हैं या नहीं है। एक हाइड्रोजन परमाणु से जो है हम ये बात करना चालू करने वाले हैं कि ये चुंबक है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा। और एक परमाणु की बात करें तो फिर पूरी सृष्टि है, आप बिल्कुल समझ पाएंगे। ठीक है, फिर जो है हम आज थोड़ी सी बात करेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चुंबकत्व का परमाणुविक दृष्टिकोण क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो कुल मिला के हमारे पास पदार्थ हैं उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है? एक को बोलते हैं डायामैग्नेटिक, दूसरे को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक और तीसरे को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अब ये इसको जो है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये होता है अणुचुंबकीय पदार्थ और ये होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। इसके बारे में हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है। और इसमें जो है ये जो डायामैग्नेटिक है वो कैसा बिहेव करता है। भाई आप लोगों ने अपनी किताबों में ये एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे कि अगर मैं यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव रख दूँ और एक कटोरे में जो है मैं पानी रख दूँ तो ये पानी जो है कैसा होगा। उसके बाद में मैं किसी दूसरे पदार्थ को डालूँ तो कोई यहाँ बीच में जाके इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद में कोई क्या करता है, कोई इस तरीके से रखने पर यहाँ किनारे में और यहाँ किनारे में जाके इकट्ठा हो जाता है। मतलब अलग अलग पदार्थ हैं। आप लोगों ने फिर YouTube का नाम सुना होगा। भाई YouTube वो वाला नहीं जिसमें आप वीडियो देख रहे हो। YouTube मतलब हम कांच की एक नली ले लेते हैं ऐसी और इस नली में जो है हम क्या करते हैं, हम इस पदार्थ को, जिसको प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है या लौह चुंबकीय है, उस पदार्थ को यहाँ डाल देते हैं और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगर मैंने चुंबक रखा तो ये इस जगह में जाके इकट्ठा होगा या ये दूसरी तरफ जाकर इकट्ठा होगा। इसके हिसाब से हम उसकी प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं। लेकिन परमाणु के स्तर पर काम कैसे होता है ये जानने के लिए हम क्या देख रहे हैं, देखिए एक परमाणु देखो। अब इस परमाणु में जो है हमको क्या नजर आ रहा है, कौन सा परमाणु, पहले तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बोलो कि ये परमाणु है कौन सा जिसमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश है। तो इसका उत्तर होना चाहिए क्या? अरे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ ना भाई। इसका उत्तर होना चाहिए हाइड्रोजन, जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता, नहीं प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो ये कुल मिला के प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पर खड़ा रहेगा? नहीं खड़ा रहेगा। तो ये क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पर दिशा बता रहे हैं, तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है इस अणु के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब बताइए क्या इलेक्ट्रॉन के पास में आवेश भी है? बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉन का आवेश बताओ। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलम चार्ज। ये जो है इलेक्ट्रॉन में आवेश है। अब जब आवेश जो है वो गति कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं, याद करो, हम करंट की बात करते हैं। करंट मतलब विद्युत धारा की बात करते हैं और ये होता है Q/T। प्रति एकांक समय में किसी बिंदु से गुजरने वाले आवेश की मात्रा उस पर लगने वाली विद्युत धारा के बारे में बताता है। अब बताइए कि क्या
भाई हम लोगों ने 9वीं में भी पढ़ा, 10वीं में भी पढ़ा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन की ही दिशा में विद्युत का प्रवाह होता है? उत्तर है नहीं। हम क्या मानते हैं? कन्वेंशनल मेथड में हम मानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन की चलने की, आगे बढ़ने की दिशा है, उसकी विपरीत दिशा में करंट बहता है। हम लोगों ने विद्युत धारा को असल में धन आवेशों के प्रवाह के रूप में माना है। तो यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा क्या हो गई? विद्युत धारा की दिशा ये वाली हो गई, ठीक है। यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा समझ में आई। अब बताइए कि अगर विद्युत धारा की ये है तो क्या ये कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? बायो सेवर्ट्स लॉ, उसके बारे में सोचो, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने जो है फ्लेमिंग का नियम पढ़ा है, उसके बारे में सोचो। तो जब हमको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, मतलब किस तरफ नॉर्थ और किस तरफ साउथ होगा, तो हम क्या करते हैं? अपना दायां हाथ लेते हैं और इसकी उंगलियों को उधर मोड़ते हैं जिधर करंट मुड़ रहा है। अब देखिए इधर करंट कैसे मुड़ रहा है? करंट ऐसे मुड़ रहा है, ये ऐसे मुड़ रहा है। तो मैंने अपनी उंगलियों को कैसे मोड़ा? ऐसे। और जब मैं अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ूंगा तो मुझे ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण ऐसे मिल जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समझ में आई? आ गई ना। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को उल्टी दिशा में चलाना चालू कर दूं तो करंट की दिशा भी उलट जाएगी और तब मुझे ऐसे मिलेगा। तो या तो ऐसे या फिर ऐसे, हम मेरे को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समझ में आ गई। अब इस बात से मुझे क्या लेना देना है? तो भाई इकलौता एक परमाणु है हाइड्रोजन, और उसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और उस एक ही इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब खुद चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। ये बात आपको समझ में आ ही गई है, ठीक है। तो आगे की बात क्या करेंगे? तो जब ये एक परमाणु जो है चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, तो फिर हम अलग अलग जो है, अब भाई एक के बारे में जान गए, हीलियम के बारे में बात करो। तो अब हीलियम के बारे में बात करेंगे तो ये देखिए हीलियम, और हीलियम के पास में क्या होता है? हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो है ये हो गया हीलियम का नाभिक, और यहाँ पर 2 धनात्मक, और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये जो है इसके आसपास गोल दिशा में घूमेंगे। लेकिन अब मेरा प्रश्न है, क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में घूम रहे हैं? उत्तर है नहीं। तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन, अब भाई एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में घूमेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में घूमेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस दिशा में घूमेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन के कारण क्या, ये देखो ये दिशा मिलेगी, इस वाले इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा? विद्युत धारा की दिशा ऐसे उल्टी हो जाएगी, विद्युत धारा की दिशा ऐसी हो जाएगी, और अब मुझे नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र नजर आ रहा है। इसी प्रकार इस इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा की दिशा ऐसी रहेगी और मुझे ऊपर की ओर विद्युत क्षेत्र नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हीलियम के साथ में क्या हुआ कि भाई इसके दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके और एक दूसरे से एकता बनाने की बजाय, जैसे हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम अगर लड़ने लगे तो देश कहाँ आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। हमको एकता का जो है क्या कहना चाहिए, परिचय देना पड़ेगा। उसी प्रकार ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक दूसरे से लड़के विपरीत दिशा में चलने लग गए, और एक ऊपर चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, एक नीचे चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है। ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा और ये कैसा पदार्थ हीलियम हो जाएगा जिसमें कोई चुंबकत्व नहीं है। समझ में आई आपको बात? अब हम कैसे जाने कि यहाँ पर दोनों ऑपोजिट दिशा में बढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन हैं? तो इसके बारे में भी हम चलिए बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने परमाणु के चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पर जो है उसके जो है विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बता दिया। यहाँ आप देख सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि परमाणु में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, ये आऊ बाऊ का नियम, मतलब मैं जब छोटा था तो मेरा जब मैं 7th या 8th क्लास में रहा हूँगा तब मेरा एक दोस्त था जो 11वीं 12वीं में था, तो मेरे को कहता है आऊ बाऊ का नाम सुने। आऊ बाऊ नहीं है, वो आफ बाऊ है, लेकिन फिर भी चलो आऊ बाऊ बोल देते हैं। केमिस्ट्री में, रसायन में आप ये चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि काम है भैया, कैसे करें, ठीक है। तो आफ बाऊ के नियम के अनुसार किसी भी अणु में या किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो इस तरीके से होता है, 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 में से 2 गया 1s में, यहाँ 2 गया, फिर यहाँ 2 गया, यहाँ 8 गया, कितना हो गया? तो 2 और 2 4, और यहाँ पर p में जो है कम इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस प्रकार से जो है
है ना। तो अब जो है इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुआ, लास्ट में जो है यहाँ पर 3s1 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बचता है। और अब देखेंगे कि सोडियम के पास में जो आखिरी कक्षक है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऊपर तरफ जो है दिशा रहा है। भाई ये ऑफ बाउ जो है, ये जो तीर बना रहा है ऊपर और नीचे, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये कहना है इसका, समझ रहे हो। तो अब जो है यहाँ नियॉन जैसे यहाँ पर जो है क्या मैग्नीशियम में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है वो आपस में जो है कैंसिल हो जा रहे हैं। सोडियम के पास में आखिरी कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये कुल मिला के चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या कर रहा है, अपना योगदान दे रहा है। तो हाइड्रोजन परमाणु के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया, और इसी तरीके से सोडियम, मैग्नीशियम या आप किसी भी प्रकार के परमाणु के बारे में बात करोगे तो अगर उसके जो है सारे कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार हो कि दोनों दिशाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बराबर हो तो उसमें कुल मिला के उस परमाणु से कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता। लेकिन अगर हमारे पास में कोई ऐसा परमाणु हो जिसमें चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बने कि एक ही दिशा में सारे इलेक्ट्रॉन घूमते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो है बहुत स्ट्रांग चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करेगा। अब इसके हिसाब से जो है हम और क्या देखते हैं कि ये जो मटेरियल है वो या तो पैरामैग्नेटिक होंगे, जहां पर एक ही दिशा में, पैरामैग्नेटिक मतलब जो है अनुचुंबकीय, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही दिशा में जो है कुल मिला के क्या कहना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का घूमना भी एक ही दिशा में हो रहा है। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस या प्रतिचुंबकीय सब्सटेंस ऐसे हैं जिनमें जो है कुल मिला के बंधे हुए जोड़ों में इलेक्ट्रॉन का घूमना हो रहा है। कुल मिला के उस इलेक्ट्रॉन मतलब उस परमाणु से चुंबकीय क्षेत्र वो नहीं हो रहा है। लेकिन ये तो हो गया इंटरनल फैक्टर। अब अगर मैं इस किसी भी परमाणु को बाहर से जो है चुंबकीय क्षेत्र में लाऊं तो वो किस प्रकार से बिहेव करेगा, इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है, ठीक है। तो खुशी की बात यह है कि हमारा ये एप्लीकेशन अभिप्सा अब एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। अगर आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल पर और जब हमारा कोई कोर्स आप खरीदेंगे तो उस समय अगर आप लोगों ने ये ABT 100 अभिनव तोषांशु 100 अगर आपने ये कूपन कोड डाला तो आप चाहे कोई सा भी कोर्स खरीदें, चाहे 9th 10th या किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स खरीदें, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप हमारे बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप वहां कांटेक्ट करें। हमारी वेबसाइट है www.abhipsha.in, आप वहां आइए, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आके आप अपने सारे डाउट्स हमारे बारे में और कुछ जानने की जो इच्छा होगी वो पूरा कर सकेंगे। और फाइनली जब आप हमारा कोर्स परचेस करेंगे तो उसके बाद में शुरुआत होगी आपके एक नए सफ़र की, जहां मैं, आप और इसी तरीके के बहुत सारे इंटरैक्टिव सेशन मिलने वाले हैं आपको हमारे एप्लीकेशन में। सो आज ही डाउनलोड करें। और यहां अभी फ़िलहाल आपको कुछ ट्रायल वीडियोस और कुछ ट्रायल डॉक्यूमेंट्स भी देखने को मिलेंगे जिससे आप सेटिस्फैक्शन पा सकेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।